स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थी वो अपनी शुरू कर रखी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बैटरीज को कंप्लीट कर लिया था। जितने भी हमारे दो टाइप के बैटरी हम लोगों ने पढ़ी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में ड्राई सेल के बारे में, मरकरी सेल के बारे में पढ़ लिया था, और सेकेंडरी सेल में सीसा संचायक सेल और जो अपना ईंधन सेल और एक वो मरकरी वाला सेल पढ़ा था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम लोग लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक और बचता है, दैट इज संक्षारण मीन्स करोजन। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है और ये हमारा आज के वीडियो का टॉपिक है। उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, संक्षारण प्रक्रिया वैसे भी लगभग लोगों को पता भी होगा कि संक्षारण प्रक्रिया होती क्या है। संक्षारण का मीन्स होता है किसी भी जो धातु होती है आपकी, उनकी सतह पे ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट उनकी सतह पे जम जाते हैं, उनकी परत बन जाती है। ठीक है, धातुओं की सतह पर या तो ऑक्साइड्स की परत बन जाए या कार्बोनेट की परत बन जाए, सल्फेट की परत बन जाए। इनकी जब परत बन जाती है तो धातु जो होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। धातु की सतह पे ये जो ऊपरी लेयर बन जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब जिनका ईएमएफ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगी या जिनका ईएमएफ पॉजिटिव के अंदर आता है ना, इलेक्ट्रोड जो मानक इलेक्ट्रोड सेल विभव जो होता है ना, जिनका पॉजिटिव के अंदर आता है, वो धातु का बहुत ही जल्दी संक्षारण हो जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है आपका लोहे का, जिसमें आपने लोहे पे का जब संक्षारण होता है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा भी हुआ होगा, देखा भी हुआ है आपका कि लोहे को जैसे ही हम बाहर नम या वायु के अंदर रख देते हैं तो लोहा कुछ टाइम के बाद, ये नहीं है कि आज रखा कल जंग लग गया, ऐसा भी नहीं होता। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। और ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, ऊष्माक्षेपी प्रकार की, यानी कि जैसे ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है, यहाँ से एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो धातु होती है उन पर जो भी ऑक्सीजन है, बाहर से ऑक्सीजन है, वायु है, या फिर अदर सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब रिएक्शन जब करते हैं तो धातु की सतह पे एक परत बन जाती है और उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण। ये जो परत बनने की प्रक्रिया है। ठीक है, लोहे का हमने बोला कि जो इसका ईएमएफ होता है बहुत ही कम होता है, इसलिए लोहे का संक्षारण बहुत ही आसानी से हो जाता है और बहुत ही ज्यादा हम लोग को भी देखा भी गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पीतल होता है ना, तांबा होता है, उनका जैसे आप लोग देखोगे, तांबे की कुछ चीजें होती है, आप लोग देखते हो जैसे वे समय के साथ साथ उसको छोड़ते जाते हो, ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि जो उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है। देखा होगा ना, तांबे का रंग ग्रीन कलर का हो जाता है। एक्चुअली तांबा अलग कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज में लेते रहते हो तो आफ्टर बर्तन भी देखे होंगे, आपके घर में बर्तन भी होंगे। ठीक है, तो तांबे के जो बर्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समय के बाद में वो ग्रीन हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो संक्षारण लगना ही है। ठीक है, वो रस्टिंग उसका करोजन ही होता है। उसके बाद अगर हम देखें चांदी की जो रिंग्स वगैरह आती हैं, इयररिंग्स वगैरह मान लो, या चांदी का सामान कुछ मान लो, लेकिन हम जब न्यू उसको खरीदते हैं तब बहुत ही एकदम से व्हाइटिश कलर की होती है, लेकिन जैसे ही समय निकलता है, टाइम के साथ साथ उसके ऊपर क्या होती है, बाहर की जो डस्टिंग होती है वो जमा हो जाती है। तो जितने भी बाहर के जो ऑक्साइड्स हैं या फिर सल्फाइड्स हैं, वो उससे क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए चांदी के ऊपर एक लेयर बन जाती है और चांदी काली पड़ जाती है, यानी कि जो उसका रंग था वो खराब हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक जंग लगना ही होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, धातु संक्षारण प्रक्रिया में क्या होता है, जो धातु होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। ये जरूर याद रखना कि धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है तो धातु का ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी। तो धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी और किसको दे देती है, ऑक्सीजन को दे देती है, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अपचेत हो जाता है। तो धातु का ऑक्सीकरण होता है और धातु किसके अंदर चेंज आती है, धातु के ऑक्साइड्स के अंदर चेंज हो जाएगी, या फिर सल्फाइड के अंदर चेंज हो जाएगी, या फिर उसके कार्बोनेट में चेंज हो जाएगी, इनमें चेंज आएगी। प्लस में ऊर्जा निकलेगी, प्लस में ऊर्जा निकल रही, इसका मतलब क्या है, ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है।
जब ये दोबारा से अपचयित होगी तो हमारी दोबारा धातु बन जाएगी। सब में देखिए ये प्रोसेस नहीं हो सकती है, ठीक है, कि आप लोगों ने किया और उसको दोबारा से कर लिया। बट चांदी वगैरह में आपने देखा होगा कि उसको दोबारा से धुलवा लेते हैं तो वापस अपना जो ओरिजिनल उसका कलर होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो धातु क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है और उसके बाद धातु की जो ऊपर है लेयर बन जाती है। होता क्या है, देखो मान लो ये हमारी धातु की सरफेस है, इस धातु की सरफेस पे बाहर से आने वाले जो O2 है ना, CO2 होती है और जो मान लो H2 है, हम यही तो सब चीजें होती है। तो ये धातु की सतह पे क्या करती है, रिएक्शन करते हैं और धातु इनसे क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। फिर धातु की सतह पे क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है और उस लेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हमारे क्या कहलाती है, संक्षारण। अब हम देखते हैं कि संक्षारण कितने टाइप का होता है। देखिए संक्षारण 2 प्रकार का होता है। संक्षारण की अगर बात करें तो संक्षारण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका ड्राई कोरोजन, ड्राई कोरोजन का मतलब है शुष्क संक्षारण, और एक आपका है नम संक्षारण, जिसको हम मॉइस्ट कोरोजन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ड्राई कोरोजन का मतलब क्या है, दोनों को अच्छे से समझिए, दोनों का मीन्स क्या है। देखिए ड्राई कोरोजन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने जैसे कि मान लो हमारी गैसें हैं, H2 गैस हो गई, Cl2 गैस हो गई, HCl गैस हो गई, CO2 गैस हो गई, इनकी उपस्थिति में अगर कोई धातु ऑक्सीकृत हो रही है, इनकी उपस्थिति में अगर कोई धातु क्या हो रही है, ऑक्सीकृत हो रही है और उस धातु पे क्या बन रही है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये प्रकार का संक्षारण किस प्रकार का कहलाएगा, ड्राई कोरोजन, ठीक है। इस प्रकार का संक्षारण क्या कहलाएगा आपका, ड्राई कोरोजन, कि जो आपकी H2 गैस है, Cl2 गैस है, HCl गैस है, CO2 गैस है, ये धातु की सतह पे आके क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है, ठीक है। इससे धातु ऑक्सीकृत हो जाती है और अपनी सतह पे एक लेयर बना लेती है, जिससे धातु क्या हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है ना। तो ये कहलाती है आपका ड्राई कोरोजन। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, नम कोरोजन, तो क्या होता है, H2 आ जाता है। अब की बार क्या आ जाएगा, नम में क्या आ जाएगा, H2 वाटर। तो वाटर जब होता है किसके साथ में, O2 के साथ में, अगर वाटर होता है O2 के साथ में तो क्या हो जाता है, वो संक्षारण क्या कहलाता है, नम संक्षारण। अगर इनकी प्रेजेंस में धातु ऑक्सीकृत हो रही है और अपनी सतह पे एक लेयर का फॉर्मेशन कर रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, नम संक्षारण कहलाएगा, ठीक है। मॉइस्ट कोरोजन, क्योंकि वो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, वाटर की प्रेजेंस के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका मॉइस्ट कोरोजन हो गया और ये आपका क्या हो गया, ड्राई कोरोजन हो गया। दोनों टाइप हमारे कोरोजन के क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। ड्राई कोरोजन में जितने प्रकार की गैसें हैं वो हमारी आएंगी, और जो अगर हम नम कोरोजन की बात करें तो जितना भी हमारा वाटर की उपस्थिति में अगर हो रहा है तो वो नम कोरोजन। एक बात याद रखना, जिसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो EMF E0 सेल जो आता है, अगर उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती है उस धातु का संक्षारण उतनी ही आसानी से हो जाता है। यानी कि धातु के संक्षारण के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है कि उसका EMF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। तो उसके जो E0 सेल की वैल्यू कम होती है उस धातु का संक्षारण आसानी से हो जाता है। और जैसे कि जो आयरन है, जिंक है, ये सब धातु, इनका संक्षारण आसानी से होता है। तो आपकी जो आयरन धातु होती है उसका संक्षारण बहुत ही आसानी से होता है, यानी कि जो लोहा है उसका संक्षारण बहुत ही आसानी से होता है। आप लोगों ने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे लोहे के, तो कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं, आफ्टर 6 months 1 year क्या लगने लग जाता है, उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो एक ब्राउन कलर की जो लेयर बन जाती है वो उसका क्या कहलाती है, रस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर लोहे पे जंग कैसे लगता है, तो उसकी प्रक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होगा कि जो लोहा होता है, जैसे वो मॉइस्ट और वाटर और जो O2 गैस होता है उसकी कांटेक्ट में आता है तो उस पे क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं,
और रिएक्शन होने के बाद उस पे ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन होता है, और ये ब्राउन कलर की लेयर का फॉर्मेशन ही जंग कहलाता है। और देखिए पूरे पृथ्वीवर्ष हमारे जो पूरे उसमें वर्ल्ड में लगभग 50% जो लोहा है वो जंग की वजह से क्या हो जाता है, खराब। 15%, 15% लोहा, 50% नहीं, ठीक है ना। तो 15% जो लोहा है, 15% लोहा है, वो जंग की वजह से क्या हो जाता है, खराब। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लोहे पर जंग लगना। या आप इसको बोल सकते हो संक्षारण प्रक्रिया। देखिए ये नाम बहुत ही बार आता है, और जब आपको संक्षारण प्रक्रिया पूछी जाए तो आपको उनके टाइप्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ओनली एंड ओनली आपको रिएक्शन बताने की जरूरत है। ओके, तो देखिए क्या होता है संक्षारण प्रक्रिया के अंदर। मान लो ये हमारी कोई सरफेस है धातु की, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, तो इसमें हम लोग लोहे पे जंग लगना पड़ रहे हैं। तो लोहे पे आपको पता है तो कौन सी धातु होती है, आयरन होती है। तो आयरन क्या होती है, आयरन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। सबसे पहले आयरन का क्या होगा, ऑक्सीकरण। और आयरन का ऑक्सीकरण होगा तो आयरन का ऑक्सीकरण होगा, इसका मतलब ये किसकी तरह हो जाएगा, एनोड की तरह, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी एनोड पे क्या रिएक्शन संपन्न होगी आपकी, कि जो धातु होती है Fe, जो आयरन धातु होती है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है और क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आपको इस प्रोसेस के अंदर अच्छे से याद ही रखना है कि यहाँ पे धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गई, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गए हैं, ये क्या करेंगे, इस सतह से क्या होंगे, मूव होते हुए इस सतह से, क्योंकि ये धातु ही है पूरा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होते हुए अदर साइड में आएंगे। ठीक है, अदर साइड में आएंगे और इधर जाकर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपचयित कर देते हैं। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है वो इधर कैथोड की साइड जाएंगे। ये हमारी साइड कौन सी होगी, कैथोड, और ये हमारी साइड कौन सी होगी, एनोड। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं इसलिए एनोड हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इधर की साइड आ रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर, अब देखिए ये जो H+ कहाँ से आया, ये H+ कहाँ से आता है कि जो CO2 होता है वो H2 के साथ अभिक्रिया कर देता है और यहाँ पे H+ और प्लस HCO3 नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो ये जो H+ आए हैं ये यहाँ से आए हैं कि जो CO2 और H2 आपस में रिएक्शन करके जो H+ बना रहे हैं वो H+ यहाँ पे आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और H2 का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में जो ऑक्सीजन वायुमंडलीय फिर से H2 के साथ रिएक्शन करके 4 इलेक्ट्रॉन लेके और OH बना देती है। अब देखिए ये कैथोड पे हो गया, ये एनोड पे, तो एनोड पार्ट पे जो आपकी रिएक्शन हो गई वो हो गई इलेक्ट्रॉन का निकलना। और अगर हम बात करें कैथोड पार्ट पे, तो कैथोड पार्ट पे हमारी जो रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी कि जो O2 होता है वो आपका 4H+ की उपस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर अपचयित हो जाता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 2H2O बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जल का जमाव है, क्योंकि जल की बूंद इस पे जैसे ही पड़ती है तो इस पे वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन कर जाती है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं वो यहाँ चले जाते हैं। अब हमारा Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe2+। अब क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर, ये Fe जो 2+ है ये फिर से क्या करता है, Fe2+ ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ रिएक्शन करके किसके अंदर बदल जाता है, Fe3+ में। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये Fe2+ में है और जैसे ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है और जो वाटर है वहां पे उन दोनों की उपस्थिति में ये Fe3+ में बदल गया। क्योंकि यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए O3 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑक्सीजन का 2 होता है तो 3 ऑक्सीजन का क्या हो गया, 2 3 6, तो यहाँ पे +6 हो गया। यानी कि इस पे Fe2 पे क्या हो गया, Fe2 पे भी -6 हो गया ना, ऑक्सीजन पे माइनस का होता है, तो यहाँ पे -6 हो गया, यानी Fe2 पे क्या हो गया, +6। अब Fe2 पे है +6
और Fe2 पे तो अकेले एक Fe पे कितना हो जाएगा प्लस का 3, तो +2 से किसके अंदर बदल जाता है, तो फिर से ऑक्सीकृत होके एक इलेक्ट्रॉन निकाल के और क्या हो जाता है Fe3+ के अंदर ऑक्सीकृत हो जाता है। अब ये जो Fe3+ वाला और क्या साथ में क्या बना लेता है, जो H+ बना लेता है। अब ये जो Fe3+ होता है ये क्या होता है, वहां पे एक्सेंट अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, जल की बूंद तो रहती है ना लोहे के ऊपर, तो अब जैसे ही Fe3+ में बदलता है ये वाटर की बूंदों के साथ कनेक्ट होके ये बना लेता है। ये आपका क्या होता है, जंग का सूत्र होता है। ये आपका जंग होता है जो कि लाल भूरा कलर का क्या होता है, पाउडर होता है। लाल भूरा रंग का क्या होता है, यौगिक होता है, ठीक है, जो कि जंग का आपका सूत्र होता है। तो जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 × XH2। समझ आया? सीरियसली होता क्या है, देखिए पहले जो आपका जंग पे अगर संक्षारण प्रक्रिया की बात करें तो जो आपका जो CO2 होता है वो H2 के प्रेजेंस में पहले ये बनाते हैं, ठीक है। अब लोहे की जो सतह है पूरी, ठीक है, इसकी सतह पे लोहा किसकी तरह, लोहा तो देखो इलेक्ट्रॉन त्यागता ही है, मैंने बता दिया आपको ऑक्सीकरण की तरह, लोहे का ऑक्सीकरण हो गया यानी एनोड की तरह काम करेगा, तो ये इसका एनोड पार्ट हो गया। तो दूसरा जो जहाँ पे ऑक्सीजन की साइड है वो उसका क्या हो जाएगा, कैथोड पार्ट, यानी कैथोड ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन, और लोहे का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखिए लोहे पे ऑक्सीडेशन होकर Fe जो होता है Fe2+ के अंदर चेंज होता है, वहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मूव हो जाते हैं और इस O2 के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये O2 4H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को लेती है और 2H2 का फॉर्मेशन करती है। फिर जो O2 होती है वो जो 2H2 बनते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके फिर से 4OH में भी बदल सकते हैं। अब देखिए कि जो आपका ये प्रोसेस हो गई, यानी कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर आपका जो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो गया, ये फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपचेंज हो जाता है, Fe+3 के अंदर। जब ये Fe+3 के अंदर चेंज आता है तो ये वाटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, जंग, ठीक है। तो वहां पे Fe2O3 × XH2 ये क्या बन गया, आपका जंग बन गया। ओके अब देखिए, ये देखिए इसकी सतह पे आपको इधर समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए ये इधर मैंने आपको बनाया, ये क्या है, आपका जंग है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, आपका जंग बन गया, है ना। ये सतह पे क्या बनना शुरू हो गया, जंग बनना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से, लेकिन याद रखना ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और ये कैसी प्रक्रिया, उष्माक्षेपी प्रक्रिया, इसके अंदर उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम इसकी रोकथाम के उपाय देखें कि रोकथाम भी इनकी करी जा सकती है क्या। तो देखिए रोकथाम कैसे की जा सकती है इसकी, कि इसके ऊपर कोई भी पेंट और ऑयल वैनिश वगैरह हम लोग कर दें कि जो आपका जिससे क्या हो गई, इसकी सतह पे रिएक्शंस ना करे, वाटर का जो डायरेक्टली कांटेक्ट में धातु ना आए। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्टिव जो धातु है, जो आयरन से ज्यादा एक्टिव जो धातु, उसका हम लेपन कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि वायु के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन कौन सी धातु का हो जाएगा, जो उसके ऊपर लेपित होगी उसका ऑक्सीडेशन होता है। लगभग हम इसमें जिंक मैग्नीशियम की जो होती है जिंक का लेपन करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऊपर जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, अंदर की धातु क्या रह जाती है, सेफ रह जाती है। तो इस प्रकार से भी हम लोग संक्षारण प्रक्रिया को रोक सकते हैं। या फिर मेनली हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं कि उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, धातु की सतह सेफ रहती है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है संक्षारण। इस संक्षारण प्रक्रिया के बारे में आप लोग देख लेना। प्रक्रिया अच्छी है, बस इतनी सी प्रक्रिया 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन है, तो ये इतना जो बखेड़ा है 1 नंबर में यही करके आना है। पीछे जो हुआ उसमें से सिर्फ डेफिनेशन करनी है कि जो वायु में नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो धातु की जो सतह होती है उसके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है, यही प्रक्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। ये डेफिनेशन करनी, उसके बाद प्रक्रिया अगर पूछी जाए तो यही आपकी प्रक्रिया होगी, ठीक है। और यही 1 नंबर में आपको ये एक अगर प्रक्रिया कर दी तो 1 नंबर आपका नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आपने बोल दिया कि नाम संक्षारण होता है, ये संक्षारण होता है, तो उसके अंदर आपको आधा मार्क्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टाइप आपको नहीं पूछा है और मोस्टली आपको प्रक्रिया ही पूछते हैं, तो इस पे ही ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट रखना, ठीक है। तो ये हमारी संक्षारण प्रक्रिया भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट। फाइनली चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, सारे नोट्स आपको मिल चुके हैं, है ना। तो सारे नोट्स को अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी के अंदर प्रिपेयर कीजिए और ज्यादा इस वहम में मत रहिए कि आपको सारा सिलेबस दोबारा
हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है ना कि इनको रिवाइज ही करवाया जाएगा, अच्छे से अभी समझाया जा रहा है, तो इसलिए आप भी ईमानदारी से वीडियो को देख के अच्छे से समझिए। ओके। और दूसरी चीज कि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के एक पार्ट तो मैंने बनाया है, एक और पार्ट मैं आपको कल जरूर भेजूंगी। उसके अंदर जो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स जो दिए थे वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, और भी अगर कोई न्यूमेरिकल्स मुझे मिलते हैं तो मैं और भी उसको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स का पार्ट आपको मिलेगा कल, और इससे फिर रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अपने चैप्टर को पूरा इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, और उसके बाद जो कल जो एक वीडियो पहले आई थी और एक वीडियो जो कल आएंगी, उन दोनों के न्यूमेरिकल्स आप एक साथ में रिटर्न कर लेना जैसे आपके नोट्स कंप्लीट होता है उसके बाद में। ठीक है, और उनको फेयर ही कर लेना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स आपके काम आएंगे। ऐसी वैसी कॉपी में लिख के मत छोड़ देना जो आपको एग्जाम के टाइम पे फिर वो कॉपी ना मिले। तो आपको ये वाली कॉपी तो खैर संभाल के रखनी पड़ेगी एग्जाम तक, तो इसी कॉपी में उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम टाइम में उनपे भी आपकी नजर पड़ जाए।